आज का पहला टॉपिक है एआई इम्पैक्ट समिट 2026। कहाँ होने वाला है ये? इंडिया में होने वाला है। ठीक है, GS3 इकोनॉमी से एसोसिएटेड है। एआई इम्पैक्ट समिट 2026, इंडिया एम्स फॉर लार्जर शेयर ऑफ एआई पाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? व्हाट इज एआई? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एडवांस कंप्यूटिंग जो ह्यूमन कॉग्निटिव्स को मिमिक करता है। जो ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग थी वो क्या थी? वो नॉर्मल कंप्यूटिंग थी, लेकिन एआई जो है वो क्या कर रहा है? जो ह्यूमन जैसे हम सोचते हैं, ठीक है, हम सोचते हैं, ह्यूमंस जैसे सोचते हैं, उसको इमिटेट करने की कोशिश करता है और कंप्यूटिंग उस तरीके से होती है। तो एआई को अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप लिख सकते हैं कि एआई इज व्हाट? एआई इज एडवांस कंप्यूटिंग व्हिच ट्राइज टू इमिटेट ह्यूमन कॉग्निटिव्स। ठीक है, अब एआई का जो डोमेन है बहुत तेजी से एक्सपेंड किया है, पिछले 5-7 साल में बहुत तेजी से एक्सपेंड किया है। ठीक है, और जब आया ये तो एकदम रूडिमेंटरी स्टेज में था, लेकिन अब क्या है, धीरे धीरे बहुत कम समय में अलग अलग स्पेयर्स में ये एक्सपैंड कर रहा है, ये जॉब्स ही रिप्लेस कर रहा है। इससे संबंधित नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस भी हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अब आज के समय में क्या हो चुका है, एक तरीके का ग्लोबल कॉमन हो चुका है। इसके फायदे भी हैं। फायदे क्या है कि जो ह्यूमन एक्शंस है उनको बेटर कर रहा है, ठीक है, हमारा काम आसान कर रहा है। लेकिन नुकसान क्या है? यही इसका नुकसान भी है, ह्यूमंस को रिप्लेस कर रहा है, जॉब्स की डिस्प्लेसमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट जो एक पेरेनियल इशू था ये और बढ़ते जाएगी आने वाले समय में। एआई संबंधित आपके नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस भी हैं, डी फेक्स आपने सुना होगा। ठीक है, तो एक जरूरत पड़ी किस चीज की कि एआई को कैसे ग्लोबली गवर्न किया जाए। अलग अलग कंट्रीज एआई का यूज कर रही हैं, अपने अपने लेवल पे पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर रही हैं इसको रेगुलेट करने के लिए, लेकिन देखा गया कि इट्स अ ग्लोबल कॉमन एंड नीड वाज फेल्ट कि एक गवर्नेंस आर्किटेक्चर बनाया जाए कि इसको ग्लोबली हम कैसे रेगुलेट करें। ठीक है, तो इस पहल में जो सबसे इंपॉर्टेंट या मतलब जो पहला इनिशिएटिव था वो लिया गया है कहां पे? यूके में ब्लेचली पार्क डिक्लेरेशन होता है। ब्लेचली पार्क डिक्लेरेशन कब होता है ये होता है सन 2023 में। ये एक प्रकार का ग्लोबल एआई समिट था जो पहली बार हुआ था। अलग अलग देशों से अलग अलग लोग बुलाए गए थे, अलग अलग स्टेक होल्डर्स, हेड ऑफ गवर्नमेंट्स बुलाए गए थे। ठीक है, आपके इंडस्ट्री लीडर्स हैं, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेटर्स हैं, इनको बुलाया गया। और ब्लेचली पार्क डिक्लेरेशन में जो बात की गई, जो फोकस रखा गया, वो रखा गया एआई सेफ्टी में, एआई सेफ्टी एंड रिस्क। फोकस इसी पे था, एआई सेफ्टी एंड रिस्क। तो ये पहला ग्लोबल एआई समिट था, पहला ग्लोबल एआई समिट था, ब्लेचली पार्क डिक्लेरेशन। कट टू 2024, अगले साल जो है ये समिट हो रही है कहां पे? कोरिया में, साउथ कोरिया में, और इसका नाम है सियोल समिट। सियोल समिट होती है 2024 में। ठीक है, अब धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं, धीरे धीरे एआई का जो रेगुलेटरी एम्बिट है वो एक्सपेंड कर रहा है, वो एक्सपेंड कर रहा है। पहली बार चर्चा हो रही है किस पे? कि रिस्क को कैसे हटाया जाए, एआई को कैसे सेफ बनाया जाए, सिक्योर बनाया जाए अलग अलग स्टेक होल्डर्स के लिए। ठीक अगले साल जो सियोल समिट हो रही है उसमें सेफ्टी रिस्क पे तो चर्चा हो ही रही है, साथ ही में अब इस पे चर्चा होने लग रही है किस पे? इनोवेशन पे, कि कैसे इसमें नए इनोवेशन लाया जाए और कैसे इसको इंक्लूसिव बनाया जाए, कि ऐसा ना हो कि एआई का फायदा जो है वो खाली कुछ लोग उठा रहे हैं। ठीक है, मतलब इट शुड बी यूज्ड फॉर द लार्जर गुड ऑफ द सोसाइटी, इट शुड बी हार्नेस्ड फॉर द लार्जर गुड ऑफ द सोसाइटी। तो पहला डिक्लेरेशन या पहला जो समिट है वो फोकस कर रहा है सेफ्टी रिस्क पे, कैसे इसको इफेक्टिवली रेगुलेट किया जाए, क्या क्या इससे रिस्क एसोसिएटेड है उसको कैसे रेगुलेट किया जाए ग्लोबल लेवल पे। सियोल समिट में अब ट्रांजिशन हो रहा है, सेफ्टी रिस्क पे तो बात हो ही रही है, अब ये रिक्वायरमेंट है कि एआई को कैसे ज्यादा इंक्लूसिव बनाया जाए, कैसे और सस्टेनेबल बनाया जाए, कि एआई से जो जीडीपी इंक्रीज हो रही है ऐसा ना हो कि ये जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं, प्रॉफिट्स जो जनरेट हो रहे हैं, सरप्लसेस जो जनरेट हो रहे हैं, वो खाली कुछ लोग तक पहुंचे, मतलब इनइक्वालिटी ना बढ़े एआई की वजह से। तो इसको कैसे और इंक्लूसिव बनाया जाए, ठीक है, इसमें और कैसे इनोवेशन फोस्टर किया जाए, ठीक है, कैसे कोऑपरेशन साझा किया जाए,
रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कैसे इम्पेटस दिया जाए, ये आपका सियोल समिट में हुआ। तीसरा जो अभी पिछले साल हुआ है, वो हुआ आपका फ्रांस में, पेरिस एआई समिट। ठीक है, यहां पर ऊपर की दो चीजें तो थी ही, सेफ्टी, रिस्क, रेगुलेशन, इनोवेशन, इंक्लूसिविटी। अब इसका एम्बिट है वो बढ़ता जा रहा है, जो ग्लोबल एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क है वो आपका बढ़ता जा रहा है। और अब पेरिस एआई समिट में बात होने लग रही है प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस की, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन मतलब कि कैसे इसको, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में लगाया जाए। ठीक है, एग्रीकल्चर में इसका कैसे इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, बॉर्डर मैनेजमेंट में इसका कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो जो ग्राउंड लेवल पे दिक्कतें हैं उस पे कैसे फोकस शिफ्ट किया जाए एआई का, तो इस पे जोर दिया गया आपका पेरिस एआई समिट में। साथ ही साथ इससे एसोसिएटेड क्या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, क्योंकि देखा गया पिछले 5 साल में एआई जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में, जो ऑलरेडी एडवांस्ड इकोनॉमीज है, वहां पर बहुत तेजी से एक्सपेंड किया। जो फ्रूट्स ऑफ एआई हैं वो कौन कॉर्नर कर रहा था, वो आपका वेस्टर्न वर्ल्ड कॉर्नर कर रहे थे। तो नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट की जाए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए, डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए। ठीक है, ये आपका पेरिस एआई समिट में पहली बार इस पर पहल होती है। ठीक है, तो अभी तक हमको 3 समिट्स देखने को मिले हैं। पहला कहां पे है, यूके में ब्लेचले पार्क, उसी को कहते हैं ब्लेचले पार्क डिक्लेरेशन, फॉलोड बाय सियोल एआई समिट, फॉलोड बाय पेरिस एआई समिट। चौथा जो समिट है वो कहां है, वो आपका इंडिया में होने वाला है, एआई इंपैक्ट समिट इसका नाम दिया गया। कब होगा ये अभी 4 दिन चलेगा, फरवरी 16 से लेके आपका 20 तक। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या इंडिया का इस एआई इंपैक्ट समिट के माध्यम से, कि जो नया एआई इकोसिस्टम इमर्ज कर रहा है ग्लोबल लैंडस्केप में, इसमें कैसे एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर बन के इंडिया उभरे, एक चीज ये। दूसरा ये कि कैसे लॉन्ग टर्म में एक रोबस्ट एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो है वो कार्व आउट किया जाए। ठीक है, तो एआई इंपैक्ट समिट का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि कुछ इमीडिएट रेगुलेशन आ जाए, लॉन्ग टर्म में, क्योंकि एआई क्या है, एक इवॉल्विंग फील्ड है। जैसा 2023 में दिख रहा था वैसा आज नहीं दिख रहा है, और 2028 में एकदम अलग होगा, 2030 में एकदम अलग होगा। जो डेवलपमेंट्स पहले 20 साल में नहीं देखने को मिलते थे, अब 2 साल में, 1 साल में हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म एक गवर्नेंस फ्रेमवर्क चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। वो मंशा है किसकी, एआई इंपैक्ट समिट 2026 की, जो इंडिया होस्ट करने वाला है। ठीक है, इंडिया का अप्रोच कैसे अलग रहने वाला है, अभी ये समिट होने वाली है। हाउ इंडियाज अप्रोच इज गोइंग टू बी डिफरेंट, हाउ इंडियाज अप्रोच इज गोइंग टू बी डिफरेंट। तो ये पहली बार है कि जो गवर्नेंस संबंधित जो एआई समिट होने वाली है वो किसी ग्लोबल साउथ की कंट्री में होने वाली है। पिछली जो 3 समिट्स हुई हैं कहां हुई हैं, सब डेवलप्ड कंट्रीज में हुई है। ठीक है, साउथ कोरिया भले एशिया में है बट इट्स ऑल्सो अ डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, जापान इंक्लूडिंग। तो इंडिया पहली ऐसी कंट्री है जो मतलब ग्लोबल साउथ से है, और वहां पे ये एआई समिट होने वाली है। इंडिया का अप्रोच क्या रहेगा, इंडिया का अप्रोच है बाकी जगहों से अलग रहने वाला, बाकी 3 समिट्स हैं उनसे अलग रहने वाला। फोकस वुड बी ऑन व्हाट, पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस, पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। ठीक है, इंडिया क्या फोकस करने वाला है, इंडिया जो है वो ग्राउंड लेवल इश्यूज जो हैं उन पे फोकस करने वाला है। ठीक है, आइडिया क्या है, आइडिया इंडिया का यह है कि एआई इकोसिस्टम को कैसे और ज्यादा इंक्लूसिव बनाया जाए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी को कैसे डेमोक्रेटाइज किया जाए, सो दैट इट टचेस अपॉन वेरियस लाइफ्स,
डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज, डिफरेंट डिफरेंट टीयर 2 सिटीज, टीयर 3 सिटीज में भी ये पेनिट्रेट करे, ठीक है। विमेन्स हैं वो भी आपकी पॉजिटिवली अफेक्ट हो। फार्मर्स के यूज में कैसे हम एआई ला सकते हैं। इंडिया का ऑब्जेक्टिव है ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ठीक है। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है कि लॉन्ग टर्म में क्या ग्लोबल गवर्नेंस एआई फ्रेमवर्क होना चाहिए, एक रोबस्ट एआई फ्रेमवर्क जो डील कर सके 2026 के एआई इकोसिस्टम से भी, 2028 के भी, 2030 से भी, ठीक है। मतलब इंडिया इज नॉट वाउचिंग फॉर इमीडिएट रेगुलेशन। इंडिया का लॉन्ग टर्म प्लान है कि मतलब ग्लोबल लैंडस्केप में हमारे पास एक ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर आ जाए, ठीक है, जो एआई से लंबे समय, एआई फ्रेमवर्क को लंबे समय तक रेगुलेट कर पाए इफेक्टिवली। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज एआई इंपैक्ट समिट, ठीक है। तीसरा क्या चीज है? तीसरा यह है कि इंडिया वुड ऑल्सो फैक्टर द कंसर्न्स ऑफ ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ पे फोकस रखा जाए, क्योंकि अभी तक हमको क्या देखने को मिल रहा है? अभी तक हमको ये देखने को मिल रहा है कि एडवांस्ड इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं, उनके पास चूंकि पैसा है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, दे हैव बीन एबल टू हार्नेस एआई इफेक्टिवली, ठीक है। और आपने देखा भी होगा पिछले 4-5 साल में छोटी छोटी कंपनियां बहुत बड़ी हो गई हैं यूएस में, वेस्टर्न कंट्रीज में। एनवीडिया, एनवीडिया मतलब बड़ी कंपनी थी वो पहले भी, लेकिन अभी क्या है, बहुत बड़ी हो गई। उसका जो जीडीपी, उसका जो मार्केट कैप है वो इंडिया की जीडीपी से ज्यादा हो चुका है आज के समय में, ठीक है। सो इज नॉट द केस विद डेवलपिंग वर्ल्ड। डेवलपिंग वर्ल्ड में क्योंकि फंड्स नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो दे हैव नॉट बीन एबल टू कीप पेस विद द वेस्टर्न वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू एआई फ्रेमवर्क, ठीक है। तो इंडिया का फोकस ये है कि ग्लोबल साउथ भी एक बेनिफिशियरी रहे, एक सब्सटेंशियल बेनिफिशियरी रहे इस एआई रेस में, ठीक है। तो दिस इज अ इंडियाज अप्रोच कि कैसे ये पिछले जो समिट्स हैं उनसे अलग है, क्योंकि इंडिया ग्लोबल साउथ का मेंबर है, ग्लोबल साउथ का लीडर है। पहली बार ये समिट है जो ग्लोबल नॉर्थ से या डेवलप कंट्री से किसी डेवलपिंग कंट्री में हो रही है। तो इंडिया का जो फोकस है वो क्या है? मोर ग्राउंड लेवल सेंट्रिक, कि ग्राउंड लेवल की जो समस्याएं हैं एग्रीकल्चर की, फार्मर्स की, ठीक है, टीयर 2 टीयर 3 में इसको कैसे पेनेट्रेट किया जाए, आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में कैसे लगाया जाए, इन सारी चीजों पे ज्यादा फोकस रहेगा। पीपल प्लैनेट प्रोग्रेस, ठीक है, दिस वुड बी द overarching idea behind AI Impact Summit of India, and also the focus would be on the developing countries, global south. So this is the differential in the approach. कैसे हमारा अप्रोच अलग रहेगा बाकी के तीन समिट से, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है? एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है क्योंकि देखिए इंडिया ने 100 कंट्री से ज्यादा को इनवाइट भेजा है, ठीक है। तो we'll see massive participation of countries, more than 100 countries would be participating, ठीक है। और प्लस मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है ना, उसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स मतलब अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग विजिट करते हैं डेवोस। सो इज द केस हेयर एज वेल। यहाँ पर हेड ऑफ गवर्नमेंट होंगे, हेड ऑफ स्टेट्स भी होंगे, इंडस्ट्री लीडर्स होंगे, सीईओज होंगे, सीएक्सओज होंगे बड़ी बड़ी कंपनियों के, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स होंगे, मीडिया के लोग होंगे, ठीक है। मतलब जो तमाम स्टेक होल्डर हैं इस रेस में, इंडिया ने इनवाइट किया है सभी को। तो इट वुड इन्वॉल्व वेरियस स्टेक होल्डर्स, ठीक है। हेड ऑफ स्टेट्स हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, इंडस्ट्री लीडर्स हैं, ठीक है, मीडिया पर्सनालिटीज हैं, ठीक है। साथ ही साथ 4-5 दिन मतलब 16 से 20 फरवरी तक ही चलेगा, और इसमें अलग अलग थीम्स पे आपके कॉन्क्लेव्स हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, ठीक है। मतलब दिस वुड हैव प्रोग्राम्स ऑन वेरियस थीम्स, ठीक है। अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स, ठीक है, जो डेलिब्रेट करेंगे अलग अलग एस्पेक्ट्स पे, जैसे क्या इंपैक्ट पड़ेगा एआई का किस पे, एम्प्लॉयमेंट पे। सेफ्टी प्रोटोकॉल पे अलग वर्किंग ग्रुप होगा, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पे,
ठीक है। एआई रोड मैप कैसा होना चाहिए, तो 4-5 दिन जो है वो इन सारी चीजों पे चर्चा चलेगी। अलग अलग थीम्स पे अलग अलग मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाएंगी समिट पे, और अलग अलग वर्किंग ग्रुप्स हैं वो कार्व आउट किए जाएंगे, विच वुड डेलिबरेट ऑन डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एआई फ्रेमवर्क। ठीक है, कि क्या पॉलिसी चेंजेस होने चाहिए। ये लोग मिलके क्या देंगे, ये लोग मिलके देंगे आपका पॉलिसी रिकमेंडेशन। पॉलिसी रिकमेंडेशन कि क्या ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर रहना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू एआई। इंडिया का कोई नेशनल एआई रोड मैप बन रहा है या किसी और कंट्री का एआई रोड मैप बन रहा है, तो उसमें क्या क्या चीजें फैक्टर इन करनी चाहिए, इसको कैसे इंक्लूसिव बनाना चाहिए, इसको कैसे सस्टेनेबल बनाना चाहिए। ठीक है, अगली चीज है, इंडिया हैज ऑल्सो ओपनड अप टू चाइना। दिस इज द नोवेल्टी, ओपनड अप टू चाइना। इंडिया ने चाइना को भी इनवाइट किया है। क्या ऑब्जेक्टिव है इंडिया का इसके पीछे, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है। क्यों, क्योंकि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ठीक है, रेयर अर्थ है, उसका जो सप्लाई चेन है उस पर किसकी मोनोपोली है, चाइना की है। दूसरा क्या है, यूएस को इस समय कोई हेड टू हेड टक्कर दे रहा है, तो कौन दे रहा है, चाइना दे रहा है। उसने अपना खुद का एक फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट, मतलब जितने में आपका चैट जीपीटी वगैरह बना है उसके एक फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट पे क्या बना लिया, अपना खुद का एलएलएम बना लिया है, लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल। क्या नाम है उसका, डीप सीक। ठीक है, तो चाइना जो है एआई रेस में बहुत आगे निकल चुका है। ठीक है, और उसके पास टेक्नोलॉजी है, वो भी है, जीपीयूज भी है, वो मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया है। तीसरी चीज क्या है, उसके पास क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन है, चाहे साउथ अमेरिका हो चाहे चाइना हो। ठीक है, यहाँ पे ठीक ठाक माइंस हैं। इस पे जो प्रोसेस कर रहा है क्रिटिकल मिनरल, कौन कर रहा है आज के समय में, चाइना कर रहा है। ठीक है, रेयर अर्थ की मैग्नेट, आरईएम्स, रेयर अर्थ मैग्नेट्स, उस पे भी जो हेजेमनी है वो किसकी है, वो आपका चाइना की है। तो इंडिया को यह रियलाइज हुआ है कि चाइना के साथ पेयरअप करना, कोऑपरेट करना अलग अलग डोमेन में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए, आपका सप्लाई चेन रिजिलियंस के लिए, ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाइना को भी इनवाइट किया गया, क्योंकि देखिए इंडिया क्या है, इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। इंडिया इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी। ठीक है, हमारे पास फंड्स की भी शॉर्टेज है, हमारे पास टेक्नोलॉजी की भी शॉर्टेज है, और हमको विकसित भारत 2047 भी होना है। ठीक है, तो हमको जहां से मिले वहां से टेक्नोलॉजी लेने हैं, वहां से फंड्स लेने हैं। हमको यूएस का भी साथ इंपॉर्टेंट है, हमको चाइना का भी साथ इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए चाइना ने अपने आप को ओपन किया है। और किन चीजों पे चर्चा होगी, और इंडिया को कैसे एआई फ्रेमवर्क में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर स्थापित किया जाए आने वाले समय में, इन सारी चीजों पे भी चर्चा होगी। तो गवर्नमेंट क्या है, ऑफ लेट कई सारी इनिशिएटिव्स ले रखी है। जैसे इंडिया ने क्या लॉन्च किया, इंडिया एआई मिशन लॉन्च किया है। कब किया है, 2023 में किया है। 10,000 करोड़ समथिंग का बजट है इसका। मेटी ने नासकॉम के साथ मिलकर किया था इंडिया एआई मिशन। ठीक है, साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये क्या है, पावर गजलिंग सेक्टर है। हमको यहाँ पे बहुत चीप पावर चाहिए, चीप और सस्टेनेबल पावर चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया है, शांति बिल 2025 में। शांति बिल क्या कर रहा है, ये आर्टिकल हमने किया था अगर आप लोग याद हो। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी को डीरेगुलेट कर रहा है। एक एटॉमिक एनर्जी एक्ट था, दूसरा क्या था, सीएलएनडी एक्ट। फुल फॉर्म बताइए, सीएलएनडी एक्ट और एटॉमिक एनर्जी एक्ट। ठीक है, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। ठीक है, इसको रिपील करके अब एक नया बिल आया, शांति बिल, जिसमें मतलब प्राइवेट सेक्टर को ओपन कर दिया है, मतलब प्राइवेट सेक्टर के लिए ये जो न्यूक्लियर स्पेस है उसको ओपन कर दिया गया है। ठीक है, तो इंडिया ने ऑफ लेट कई मेजर्स लिए हैं, कई रिफॉर्म्स लिए हैं, जिससे हम क्या करें, अपने एआई इकोसिस्टम को और ज्यादा एक्सपेंड कर सकें, ग्लोबल इकोनॉमी के साथ हम उसको इंटीग्रेट कर पाए। ठीक है, क्लोज कॉपरेशन है वो फोस्टर कर पाए। ठीक है, अलग अलग एफटीएज में भी हमने बात की है, अभी इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है यूएस के साथ, वहां पे भी बात हुई है किसमें, इस डोमेन में, कि कैसे हम कॉपरेशन है वो फोस्टर कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में, इनोवेशन में, जीपीओस के ट्रांसफर में। क्योंकि अमेरिका के पास क्या है,
जैसे क्रिटिकल मिनरल्स पे हेजोमनी किसकी है? चाइना की है। वैसे जीपीयूज में किसकी है? जीपीयूज क्या होता है? ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स, ठीक है, जो एआई में यूज होते हैं। जीपीयू चिप्स होती हैं, वो कौन बनाता है? वो यूएस बनाता है, एनवीडिया पर्टिकुलरली, ठीक है। तो देखिए, पहले इंटेल बहुत बड़ी कंपनी थी और एनवीडिया छोटी थी, लेकिन एआई रेस में क्या हुआ है? एनवीडिया बहुत आगे निकल गई है। जीपीयू चिप्स आज के समय में सबसे ज्यादा कोई बना रहा है तो आपका एनवीडिया बना रही है, ठीक है। तो इंडिया एआई मिशन है, शांति बिल्ड 2025 हमने वो किया। तीसरी चीज हमने क्या की है? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ठीक है, ये एक इनिशिएटिव लिया है। फिर पीएलआई स्कीम चला रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव्स। फिर क्या है? डेटा सेंटर्स पे भी हमारा फोकस है। डेटा सेंटर्स बजट आप देखेंगे, इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे तो आप देखेंगे अब सरकार क्या है, बहुत प्रोएक्टिवली डेटा सेंटर्स पे फोकस कर रही है। एक तो डेटा लोकलाइजेशन होगा, दूसरा क्या है, एआई इकोसिस्टम आपको चाहिए तो आपको अपने डेटा सेंटर्स को इंडिजिनाइज करना पड़ेगा, क्योंकि एआई का जो पेट्रोल है, फ्यूल है, वो क्या है? डेटा है। चैट जीपीटी को आप जितना डेटा पिलाते जाएंगे वो उतना ज्यादा ट्रेन होता जाएगा, उतना ज्यादा ट्रेन होता जाएगा। अभी तक क्या था, हमारा जो डेटा था बाहर स्टोर होता था, सब कुछ आजकल क्लाउड पे है। तो अगर आपको अपने एलएलएम्स बनाने हैं, इंडिजिनस एलएलएम्स बनाने हैं, उसके लिए आवश्यक है कि आप डेटा सेंटर्स को लोकलाइज करिए। और डेटा सेंटर्स क्या है? बहुत ज्यादा पावर इंटेंसिव यूनिट्स होते हैं, बहुत ज्यादा पावर इनको चाहिए होती है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? सस्ती बिजली चाहिए, सस्ती बिजली चाहिए, और साथ ही साथ कैसी चाहिए? जो सस्टेनेबल भी हो, चीप एंड सस्टेनेबल। उसके लिए हमने क्या किया? न्यूक्लियर एनर्जी को हार्नेस करने की कोशिश करना शुरू किया है। शांति बिल इसीलिए पास किया गया, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड क्या है? एक्सपेक्टेड ये है कि इंडिया जो है अपने खुद के स्मॉल लैंग्वेज मॉड्यूल्स हैं वो भी लॉन्च करेगा इस समिट में। स्मॉल लैंग्वेज मॉड्यूल्स, ठीक है। अभी हमारे पास खुद का एलएलएम नहीं है। अभी हम क्या यूज करते हैं? अभी हम चैट जीपीटी, ठीक है, या डीप सीक, ये क्या है? यूएस या चाइनीज। हमको अगर आत्मनिर्भर भारत की ओर मूव करना है तो हमको क्या चाहिए? इंडिजिनस एलएलएम चाहिए। ये तभी आएगा जब आप एक रोबस्ट एआई रोड मैप है वो कार्व आउट कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस वाज विथ रिस्पेक्ट टू एआई इंपैक्ट समिट 2026। ये सारी चीजें आपको लिंक करने आनी चाहिए। शांति बिल, ठीक है, फिर सेमीकंडक्टर मिशन, ट्रेड एग्रीमेंट जो अभी हमने अमेरिका के साथ साइन किया, तो उसमें जीपीयूज के ट्रांसफर की भी बात है, इनोवेशन में कॉपरेशन, आरएनडी में कॉपरेशन की भी बात है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल इज विथ रिस्पेक्ट टू जीएस पेपर 2 IR and 3 also. Indo-US interim trade agreement. ये GS2 से भी रिलेटेड है आपका, और साथ ही साथ GS पेपर 3। 2 क्यों? IR है, 3 क्यों? इकोनॉमी है, ठीक है। तो पिछले साल हमको क्या देखने को मिला? ट्रम्प आए हैं स्टार्टिंग में, उन्होंने 50% की टैरिफ लगा दी है। पहले 25% और फिर 25% किस लिए? क्योंकि हम रशिया से तेल ले रहे थे। तो दूसरी जो 25% वाली टैरिफ है वो क्या है? वो प्यूनिटिव टैरिफ है, जिसकी वजह से इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं वो आपकी बहुत नेगेटिवली हिट हो गए थे। खासकर कौन से? लेबर इंटेंसिव सेक्टर, जेम्स, ज्वेलरी, लेदर, टेक्सटाइल वगैरह वगैरह, ठीक है। सून आफ्टर फरवरी के अराउंड इंडिया ने क्या किया? नेगोशिएशन शुरू कर दिया अमेरिका के साथ। किस चीज को लेके? ये कॉम्प्रिहेंसिव बीटीए को लेके, कॉम्प्रिहेंसिव बायलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट, ठीक। कि ट्रेड रेजिम कैसी रहनी चाहिए इंडिया और यूएस के बीच में, ठीक है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव बीटीए है, ये पिछले साल फरवरी 2025 में हम लॉन्च कर देते हैं। किससे बचने के लिए? जो प्यूनिटिव टैरिफ लगाए गए हैं,
और जो 25% का एडिशनल टैरिफ हम पे इम्पोज किया गया। तो कॉम्प्रिहेंसिव बीटीए ये एक्सपेक्टेड था कि 2025 के अंत तक क्या मतलब अक्टूबर तक कंक्लूड कर दिया जाएगा, लेकिन इसको कंक्लूड नहीं किया जा सका क्योंकि निगोशिएशन चल रही हैं। निगोशिएशंस क्या होती हैं? दे आर हार्ड फ्रॉट। ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स हैं, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, सर्विसेज है, तो इस टाइप की निगोशिएशंस हैं, बहुत लंबी चलती हैं। जैसे अभी हमने ईयू के साथ एफटीए किया तो कितने साल पहले शुरू किया था? 2007 वगैरह में शुरू किया था, तो 18-19 साल लग गए। ठीक है, तो एक साल में ऑब्वियस सी बात है कॉम्प्रिहेंसिव बीटीए तो नहीं साइन होना था, लेकिन ये रियलाइज हुआ यूएस को कि हम एक अपना इंपॉर्टेंट अलाई है उसको दूर कर रहे हैं अपने आप से, और उसको चाइना और रशिया के पास ला रहे हैं। एक फैक्टर ये था। दूसरा ये था, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी थे। अमेरिकन इकोनॉमी क्या है? अमेरिकन इकोनॉमी लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ गुड्स है, तो इट्स अ इंपोर्ट लेड इकोनॉमी। अगर अमेरिका टैरिफ लगा रहा है तो होगा क्या? इंपोर्ट लेड इन्फ्लेशन है वो भी ट्रांसलेट करेगा। जो मलिहाबादी आम 100 रुपए का मिल रहा है वो कितने का मिलने लगेगा अमेरिका में? 150 रुपए का। तो अमेरिकन पब्लिक के लिए इन्फ्लेशन है वो क्या हो जाएगा? वो आपका हाई होने लगेगा। तो कई कारण हैं, जियोपॉलिटिकल कारण भी हैं, इकोनॉमिक कारण भी हैं, जिसकी वजह से अमेरिका है थोड़ा सा बकल डाउन हुआ। और फाइनली व्हाट वी आर गेटिंग टू सी इज कॉम्प्रिहेंसिव बीटीए तो नहीं साइन हुई, ठीक है, एक रनअप में एक इंटरिम ट्रेड अग्रीमेंट है वो साइन हो गया दोनों देशों के बीच में। इंटरिम ट्रेड अग्रीमेंट है वो साइन हो गया है। तो ये क्या है? एक तरीके से इट्स अ स्टेप क्लोजर टू व्हाट? बीटीए, फुल कॉम्प्रिहेंसिव बीटीए। ठीक है, तो इसमें भी इंडिया को ठीक ठाक रियायत हमको देखने को मिली है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस आईटीए के? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? ऑब्जेक्टिव यही है कि टैरिफ्स जो हैं उनको क्या किया जाए, टैरिफ्स हैं उनको कम किया जाए, इकोनॉमी को और ओपन अप किया जाए, इकोनॉमी ओपनिंग अप बोथ द इकोनॉमीज। ठीक है, और साथ ही साथ कोऑपरेशन इन की सेक्टर, क्योंकि पिछले 20 साल में हमने क्या देखा है? अमेरिका और अमेरिका और इंडिया क्लोज आए हैं। ठीक है, बिल क्लिंटन विजिट करते हैं, उसके बाद जॉर्ज बुश का एरा में हमको क्या देखने को मिला? सिविल न्यूक्लियर डील 1-2-3 एग्रीमेंट साइन हुआ है। उसके बाद से यूएस इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो क्या रहे? अपवर्ड ट्रांजेक्टरी पे रहे हैं। हमको ये देखने को मिला है कि हम नेटो के मेंबर तो नहीं है, लेकिन नियर नेटो ट्रीटमेंट हमको अमेरिका की ओर से मिलने लगा। ठीक है, अमेरिका के साथ हमने कई इंपॉर्टेंट लेमोआ, कोमेकासा, बेका, सोसा ऐसे एग्रीमेंट्स हैं वो फॉर्ज किए हैं, जो वो अपने नेटो एलाइज को देता है, जो वो अपने नेटो एलाइज को देता है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ? पिछले एक साल 1.5 साल में हमको ये देखने को मिला है ट्रम्प के आने की वजह से रिलेशन थोड़े से बेकार हुए और जो ट्रेड है वो आपका नेगेटिवली हिट हुआ। लेकिन अब क्या है, जो अमेरिका का गवर्नेंस मिली है उसमें ये रियलाइज हो रहा है कि इंडिया जो है वो अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इकोनॉमिक पार्टनर भी है। जियोपॉलिटिकल हेफ्ट भी इंडिया का ठीक ठाक है। जो पिवट टू एशिया डॉक्ट्रिन है उसमें पिवट जो है चाइना को काउंटर करने के लिए कौन है? इंडिया है। ठीक है, इंडो पैसिफिक में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर है वो कौन है अमेरिका का? वो इंडिया है। ठीक है, तो इन सारे कारणों की वजह से ऑल्सो सप्लाई चेन रिजिलियंस के लिए भी इंडिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्लाई चेन, क्योंकि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है हमारा, आत्मनिर्भर भारत का। सो दे आर इज इन कॉन्सोनेंस विथ व्हाट? ग्लोबल सप्लाई चेन, इन सिंक विथ ग्लोबल रोबस्ट ग्लोबल सप्लाई चेन। क्योंकि अमेरिका ने भी इनिशिएटिव चलाया ना, आईपीईएफ चलाया है, पैक्स सिलिका चलाया है, इंडिया दोनों का पार्ट है। और क्या चलाया है? एमएसपी चलाया है, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये सारी चीजें कंकर कर रही हैं किसके साथ? इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के साथ। ठीक है, इंडिया जो चाइना +1 स्ट्रैटेजी में +1 बन के उभरना चाह रहा है उसके साथ। तो फाइनली हमको इसीलिए इंडियन ये इंटरिम ट्रेड अग्रीमेंट है वो फॉर्ज होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कमिटमेंट क्या की गई है इस ट्रेड अग्रीमेंट में? दोनों साइड से कमिटमेंट्स की गई हैं। ठीक है, क्या कमिटमेंट्स हैं? इंडिया की और यूएस की। इंडिया जो है उसने कमिट किया है कि वो यूएस गुड्स पे टैरिफ्स हैं वो कुछ प्रोडक्ट्स पे एकदम खत्म कर देगा और कुछ प्रोडक्ट्स पे क्या करेगा? कम कर देगा। दिस वुड इंक्लूड व्हाट? यूएस गुड्स पे जो टैरिफ है उसको कम कर देगा या खत्म कर देगा। लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स होता है ना,
कुछ पे 0 कर देगा, ठीक है, और कुछ पे क्या कर देगा, हाँ 20 है तो उसको 10 कर देगा, 10 है तो उसको 5 कर देगा। तो पहला इंडिया के साइड से कमिटमेंट ये किया गया, दिस वुड इंक्लूड व्हाट, एग्री सेक्टर आल्सो, एग्री प्लस इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो एग्रीकल्चरल गुड्स हैं, नट्स हो गए, वाइन हो गया, इन सारी चीजों पे भी इंडिया जो है वो सिग्निफिकेंटली टैरिफ जो है वो कम करेगा, और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल गुड्स पे भी टैरिफ्स हैं वो कम करेगा, ठीक है। यूएस ने क्या कमिट किया है, यूएस ने ये कहा है जो 50% टैरिफ था, हम वहां से कहां पे आ जाएंगे, 18% पे आ जाएंगे, 50 से। दूसरी चीज इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने कहा है कि वी वुड ग्रेजुअली कट डाउन द नॉन टैरिफ बैरियर्स, we would cut down non-tariff barriers. Non-tariff barriers on what? अमेरिका जो है, इंडिया जो है वो क्या कर रहा था, जो मेडिकल डिवाइसेस या उनके जो आईसीटी प्रोडक्ट्स हैं अमेरिका के, उन पे नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं वो इंपोज करता था। तो इंडिया ने ये कमिटमेंट दी है कि हम क्या करेंगे, जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उनको फेज वाइज मैनर में रिड्यूस करेंगे। ट्रेड को रोकने के कौन कौन से बैरियर्स हैं, दो बैरियर्स होते हैं, एक होते हैं टैरिफ बैरियर्स और दूसरे होते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर क्या होगा, जब आप सीधे सीधे टैरिफ इंपोज कर दे रहे हैं। टैरिफ इंपोज करना मतलब टैक्स लगा देना, कस्टम ड्यूटी लगा देना 20%। 100 रुपए वाली चीज वहां से चल के यहाँ पे कितने की हो जा रही है, 120 रुपए की। तो ऑब्वियस सी बात है डिमांड कम हो जाएगी। आपको डिमांड और कम करनी है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, 50% कर देगी, तो डिमांड और कम हो जाएगी। 100% कर देगी तो क्या होगा, प्राइस है एकदम डबल हो जाएगा, तो जो लेने वाले लोग हैं वो भी क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर से सरकार क्या ऑब्जेक्टिव पूरा करने की कोशिश करती है, दो ऑब्जेक्टिव्स, एक तो उसको राजस्व मिल रहा है, रेवेन्यू, और दूसरा क्या, आप अपना जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं, जो नॉन टैरिफ नेचर के होते हैं। आपने क्या लगा दिया, क्वालिटी कंट्रोल मेजर लगा दिए, आपने फाइटो सैनिटरी स्टैंडर्ड्स है वो इंपोज कर दिए। क्वालिटी कंट्रोल मतलब कि चावल आ रहा है अफ्रीका से, अच्छा नहीं, हम नहीं लेंगे, ठीक है। दूसरा फाइटो सैनिटरी स्टैंडर्ड, ठीक है। मान लिया अफ्रीका से पल्सेस आ रहे हैं, इंडिया ने क्या दिया कि नहीं, जिसमें फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा है, इंसेक्टिसाइड्स बहुत ज्यादा है, जो कि पब्लिक हेल्थ हजार्ड हो सकता है इंडिया में। तो ये हो गए आपके नॉन टैरिफ बैरियर। तो इंडिया क्या करता है, इंडिया ठीक ठाक नॉन टैरिफ बैरियर्स है वो इंपोज करता है अपने इंपोर्ट्स पे, जो बाहर से इंपोर्ट्स आते हैं, ठीक है। तो दिस इज नॉट इन कॉन्सोनेंस विद व्हाट, WTO नॉर्म्स। तो अमेरिका ने ये निगोशिएशन में कहा कि भाई आप अपने नॉन टैरिफ बैरियर्स भी कट करिए, तो इंडिया ने ये बात भी मान ली है। तीसरी चीज इंडिया ने कमिटमेंट क्या दी है, इंडिया ने कमिटमेंट ये दी है कि वो अगले 5 साल तक $500 बिलियन ऑफ यूएस गुड्स इंपोर्ट करेगा, ठीक है। अमेरिकन निगोशिएटर का एक बड़ा कंसर्न ये था कि इंडिया जो है वो पेरेनली ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता है किसके साथ, अमेरिका के साथ, जिसकी वजह से जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो किसके फेवर में रहता है, इंडिया के फेवर में रहता है, अमेरिका के लॉस पे रहता है, ठीक है। तो इस जो ट्रेड सरप्लस है या ट्रेड बैलेंस है इसको नैरो डाउन किया जाए, ठीक है। तो इंडिया ने कमिट किया कि ठीक है हम आपसे $500 बिलियन के गुड्स लेंगे अगले 5 साल तक, फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है। कैसे लेगा इंडिया, नहीं पढ़ना है आप, रशिया के ऑयल परचेजेस हैं वो इंडिया से कम हो रहे हैं, और कहां से बढ़ रहे हैं, यूएस से बढ़ रहे हैं, ठीक है। प्लस यूएस हैज लॉट टू ऑफर, ठीक है। $500 बिलियन ऑफ गुड हम आराम से ले सकते हैं वहां से अगले 5 साल में, ठीक है। कैसे, पेट्रोल के माध्यम से, पेट्रोल के माध्यम से, क्योंकि अब क्या है, वेनेजुएला का तेल है वो भी कहां जाएगा प्रोसेस होने, यूएस जाएगा, फिर यूएस से लिया जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अपना जो ऑयल रिस्क है उसको भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ठीक है। वेस्ट एशिया पे अपना जो रिलायंस है उसको कम कर रहे हैं, एक नया मार्केट खोल रहे हैं, प्लस यूएस का जो कंसर्न है इसको भी पूरा कर दे रहे हैं। तीसरा क्या है, हम अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। अभी तक क्या था, हम सोवियत रशिया या अभी के रशिया से ठीक ठाक मिलिट्री हार्डवेयर है वो इंपोर्ट कराते थे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये देखा गया कि अब रशियन मिलिट्री हार्डवेयर का एज जो है वो नहीं रह गया है। अब हमने अपना जो इंपोर्ट बास्केट है, मिलिट्री इंपोर्ट बास्केट, उसको भी डाइवर्सिफाई किया है। हम यूरोप से हथियार खरीदते हैं, हम इसराइल से आपका ड्रोन्स वगैरह खरीद रहे हैं, यूएस से भी हम
ड्रोन्स वगैरह खरीद रहे हैं और भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स। तो इंडिया ने ये कहा ठीक है, मतलब वी आर कमिटिंग दिस $500 बिलियन ऑफ गुड्स वील परचेज इन सब्सिक्वेंट 5 ईयर्स, ठीक है। साथ ही साथ अमेरिका ने क्या कमिटमेंट दी है, एक तो 50 से 18% की, और दूसरा इंपॉर्टेंट कमिटमेंट जो आई है कि अमेरिका जो है वो इंडिया के साथ जो जीपीयू स्पेस है उसमें इनोवेशन और आर&डी जो है वो बढ़ाएगा इंडिया के साथ, ठीक है। जीपीयू अभी पिछले आर्टिकल में हमने पढ़ा, एआई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और वर्ल्ड लीडर कौन है जीपीयू में, अमेरिका है, ठीक है। तो जीपीयू का को डेवलपमेंट, साथ ही साथ इनोवेशन और आर&डी पे पार्टनरशिप, ठीक है। ये कमिट की गई है यूएस की ओर से। तो दीज आर द की टेक अवेज ऑफ द इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट। इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट क्या है? दिस इज अ स्टेप क्लोजर टू व्हाट? कॉम्प्रिहेंसिव फुल फ्लेजेड बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, जो फरवरी 2025 में शुरू हुआ है नेगोशिएशन, लेकिन अभी तक कंक्लूड नहीं हो पाया है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव बीटीए जो है वो साइन करनी है। साथ ही साथ अमेरिका ने और क्या कमिट किया? अमेरिका ने ये कहा है कि वी वुड आल्सो गिव इंडिया प्रेफरेंशियल एक्सेस टू सर्टेन मार्केट्स। अब ये रिलीफ है इंडिया के लिए, टू सर्टेन मार्केट्स, जैसे जेम्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर, जो क्या है लेबर इंटेंसिव है। इंडिया क्या है? लेबर अबंडेंट इकोनॉमी है, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो इशू है, जो लग रहा था कि नहीं ये टैरिफ के बाद से बढ़ता जाएगा, तो अब इसमें हमको एक रिलीफ देखने को मिलेगी। इसलिए आपने देखा ये इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट जब साइन हुआ है, सेंसेक्स निफ्टी क्या है, कई सौ पॉइंट भागे है उसी दिन, ठीक है, क्योंकि फिर से एक बुलिश स्पिरिट है वो इंडियन मार्केट में हमको देखने को मिली। दिस इज अबाउट the interim trade agreement. अब what are the concerns associated and what India should do? क्या concerns हैं? पहला मेजर कंसर्न है एग्री सेक्टर, कृषि क्षेत्र। इंडिया ने कमिट क्या कर दिया है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर को भी हम पार्शियली ओपन अप करेंगे, ठीक है। जैसे वाइन है, नट्स हैं, अमेरिकन नट्स हैं, ठीक है, उस पर टैरिफ जो है वो कम करेंगे या जीरो के बराबर कर देंगे। तो दिस माइट बी डेट्रीमेंटल टू हुम? ये हानिकारक हो सकती है भारत के किसानों के लिए, इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। तो एग्रीकल्चरल सेंसिटिविटी एक मेजर पॉलिटिकल मुद्दा है भारत में। व्हाट वुड बी द कोर्स, अब आने वाले समय में पता चलेगा। तो अभी क्या है, निगोशिएशन को और फाइन ट्यून किया जाएगा। दूसरा क्या कंसर्न है? दूसरा है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर में अमेरिका ने क्या कमिटमेंट दी है? फार्मा सेक्टर में ये बोला गया है कि हम इंडिविजुअल जो सब सेक्टर्स हैं फार्मा के, उसमें हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और मेरिट के बेसिस पे हम टैरिफ लगाएंगे, घटाएंगे। तो फार्मा सेक्टर को अभी फुली ओपन अप नहीं किया गया है। इंडियन फार्मा को अमेरिकन इकोनॉमी में फुली ओपन अप नहीं किया गया है। इसमें क्या है, जो वहां के ट्रेड कमिश्नर्स हैं, नेगोशिएटर्स हैं, वो इंडिविजुअली स्क्रूटिनाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो सब सेक्टर्स हैं फार्मा के, उसको ओपन अप किया जाएगा। तो ये एक की चैलेंज है। इंडिया क्या है? इंडिया जो है वो जेनरिक फार्मा का मार्केट लीडर है, ग्लोबल मार्केट लीडर। सबसे ज्यादा जो जेनरिक मेडिसिन एक्सपोर्ट करती है कंट्री, वो कौन है? वो इंडिया है। तो अमेरिका जो है वो इंडिया के लिए क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है, इंडिया के फार्मा सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है। इसको ओपन अप नहीं किया गया, इसको ओपन अप नहीं किया गया। तीसरा क्या है? तीसरा कंसर्न है एडहॉकिज्म, ठीक है, क्योंकि अभी अमेरिकन पॉलिसी क्या है, बहुत ज्यादा एम्बेडेड है एडहॉकिज्म में। ट्रम्प को खुद नहीं पता है कि अगले सेकंड वो क्या करने वाले हैं। तो 25 किया, फिर 50 किया, फिर 18 कर दिया एक साल के अंदर, ठीक है। तो आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ठीक है। तो एडहॉकिज्म भी एक मेजर कंसर्न है। इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया शुड एक्ट लाइक अ टफ निगोशिएटर, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस आप मार्केट एक्सेस दे दें अपना यूएस के कहने पे। हमको एक एक चीजें क्या करनी है, बार्गेन करनी है। अलग अलग सेक्टर्स में जाके, फार्मा सेक्टर, ऑटो इंडस्ट्री, एविएशन इंडस्ट्री, सब में अच्छे से स्क्रूटिनी करनी है। उसके बाद
जो निगोशिएशंस हैं उसको फाइनलाइज करना है, ठीक है। तो दीज आर सर्टेन कंसर्न्स। हाउएवर व्हाट इंडिया शुड डू, वे आउट में क्या लिखेंगे आप, यही जो पॉइंट्स हमने बोले, ठीक है, कि आईटीए क्या है, आईटीए खाली एक ट्रांजिशन है। फाइनल गोल क्या होना चाहिए हमारा, कॉम्प्रिहेंसिव बीटीए। तो यहां पे इंडिया को शांत नहीं होना चाहिए, इंडिया को ये कॉम्प्रिहेंसिव बीटीए है, इस पे निगोशिएट करते रहना चाहिए। और इंडियन निगोशिएटर्स को, डिप्लोमेट्स हैं, ठीक है, या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के जो ऑफिशियल्स हैं, उनको इंडिया के जो हित हैं उनको ध्यान में रख के कॉम्प्रिहेंसिव बीटीए वो साइन करना पड़ेगा। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, हमको बहुत कुछ अमेरिका से लेना भी है, हमको फंड्स चाहिए, एफडीआई का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है। एआई में अगर इंडिया या ग्लोबल एआई रोड मैप में अपने आप को इंटीग्रेट करना चाह रहा है, तो जितना इंपॉर्टेंट चाइना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स है, ठीक है। तो ये सारे जो इंडिया के रिक्वायरमेंट्स हैं, दे शुड बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल नेगोशिएटिंग फॉर कॉम्प्रिहेंसिव बीटीए। और जल्दी से जल्दी क्या करना चाहिए, इसको कंक्लूड करना चाहिए। क्या फायदा हुआ है यूएस के टैरिफ लगाने का, तो एक साल में पोजीशन हमारी बेटर हो गई है। कैसे, यूएस टैरिफ लगाया, हमको लगा ये टैरिफ रहेगा, हमने क्या किया, जल्दी जल्दी जाके एफटीए साइन किए, ठीक है, ओमान के साथ एफटीए साइन कर लिया, यूके के साथ साइन कर लिया, ईयू के साथ साइन कर लिया, न्यूजीलैंड के साथ साइन कर लिया। एक आर्टिकल हमने किया था कौन सा, आरसीईपी माइनस चाइना स्ट्रैटेजी, ठीक है, वो हम फास्टन कर पाए, न्यूजीलैंड के साथ आपका एफटीए है वो फॉर्ज कर पाए, ठीक है। तो क्या हुआ, ये नए मार्केट ओपन हो गए, और फिर क्या हुआ, टैरिफ है वो भी हमारे लिए कम कर दिया गया 50 से 18%। तो ये मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, चाइना +1। अगर यूएस ने ये टैरिफ नहीं लगाया होता तो इतनी जल्दी हमको ये 4 एफटीए नहीं देखने को मिलते। क्योंकि देखिए ईयू वाला एफटीए कब से, 19 साल 18 साल से चल रहा था, उसको दोनों पक्षों ने मिलकर क्या किया, जल्दी से जल्दी फाइनलाइज किया। क्योंकि यूरोपियन यूनियन पे भी ठीक ठाक टैरिफ, भले वो एलआई है लेकिन उस पर भी टैरिफ लगाया।